हेलो डियर स्टूडेंट्स, AKMS रॉयल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। और ये इस अध्याय का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने काफ़ी क्वेश्चंस को हल कर लिया था। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप पहला भाग भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आगे अब जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम इस वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब वर्गमूल n है। तो जो क्या पूछा है इन्होंने, वर्गमूल n। और जो n है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं। n का मान कितना, 1 2 3 4, ये कुछ भी हो सकता है। कहाँ तक? अनंत तक। तो यदि हम n बराबर 1 रखें तो 1 का वर्गमूल क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। यदि हम n बराबर 2 रखें तो क्या जगह 2 का वर्गमूल। और 2 का वर्गमूल कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। और ये जो 1 मिली ये कैसी संख्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। तो जो वर्गमूल n है इसका मान कभी तो आपको प्राकृतिक संख्या मिलेगा और कभी आपको अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब है शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर बाकी कोई भी परिमेय संख्या हम ले सकते हैं। तो शून्य को छोड़कर जो भी हम परिमेय संख्या लेंगे और उसकी गुणा हम अपरिमेय संख्या में करें। देखो, शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या लें और उसकी गुणा हम अपरिमेय संख्या में करें तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कैसी क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या। यानी अगर हम शून्य को छोड़कर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की गुणा करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है, सदैव अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, 22/7 माइनस पाई है। तो देखो, 22/7 माइनस पाई ये कैसी संख्या है? तो देखो, जो 22/7 होती है ये परिमेय संख्या होती है और जो पाई है वो अपरिमेय संख्या होती है। और जब भी हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं या अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्या बताया गया कि जब भी हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे या अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें हमेशा उत्तर क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, 7 + 3 √2 है। यानी आपसे पूछा गया है 7 + 3 वर्गमूल 2 ये कैसी संख्या है? तो देखो यहाँ पे 7 + 3 वर्गमूल 2, जो 2 है ये एक अपूर्ण वर्गमूल संख्या है। यानी इसका जब भी आप वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल किस में मिलेगा आपको? दशमलव में मिलेगा, पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। और जब ऐसी संख्या पे वर्गमूल आता है जिसका पूर्ण वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, उस संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसलिए 7 + 3 वर्गमूल 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या बताना है। तो आपको दिया है वर्गमूल 36, फिर आपको दिया है वर्गमूल 4 और आपको दिया है वर्गमूल 25 और वर्गमूल 11। देखो, 36 का वर्गमूल निकाल सकते हैं हम। 36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6। 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2। 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5। लेकिन हम 11 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते क्योंकि जो 11 है वो एक अपूर्ण वर्गमूल संख्या है। अगर हम इसका वर्गमूल
ज्ञात करेंगे तो वो किस में आएगा, दशमलव में आएगा। किस में आएगा, दशमलव में। और जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव में आएगा उसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इसलिए जो 11 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। यह बताना है कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। एक तो दिया आपको इसमें क्या, वर्गमूल 10। तो वर्गमूल 10 तो एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि हम इसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। फिर ने दिया 24। 24 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि हम इसका भी पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। फिर ये 35 दिया, 35 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी हम पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगला जो ऑप्शन दिया है 121, इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 11। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, वर्गमूल 10 गुणा वर्गमूल 15 बराबर है। क्या दिया, वर्गमूल 10 गुणा वर्गमूल 15 किसके बराबर है। तो इन दोनों की क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 10 गुणा 15 कितना होता है, 150। अब हम क्या करेंगे, 150 के गुणनखंड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो इसका जोड़ा बनना है तो जोड़े में से क्या होगा, 5 बाहर निकल जाएगा। तो 5 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 तिया 6। तो वर्गमूल 10 गुणा वर्गमूल 15 किसके बराबर होता है, 5 वर्गमूल 6 के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। यह बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो क्या क्या दिया गया है आपको इस प्रश्न में, ये गिवन है 2 माइनस वर्गमूल 3। तो अपरिमेय संख्या है तो ये तो होगा नहीं। फिर आगे गिवन है वर्गमूल 15, ये भी अपरिमेय संख्या है। आगे दिया है फिर 2 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा तो क्या आ गया, 2। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। 2 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2। तो 2 क्या होती है, परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो देखो जब भी हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 98 के भाज्य गुणनखंड है। तो क्या करना है, हमें 98 के भाज्य गुणनखंड बताने हैं। 98 गुणनखंड करेंगे 2 से, कितनी बार, 49 बार कट जाएगा। फिर ये कितने से कट जाएगा, 7 से। 7 7 49, 7 ही कम 7। तो 98 के भाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणा 7 गुणा 7। तो हो जाएगा 2 गुणा 7 की 2 बार गुणा हो रही तो हो जाएगा 7 की घात 2। तो 2 गुणा 7 की घात 2। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 गुणा 7 की घात 2। अगला प्रश्न है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब की बार किसके बताने, 156 के। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ती 14 और 2 अठे 16। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नम 18। फिर ये 3 से 3 ही कम 3, 3 तिया 9 और फिर ये 13 से कितनी बार, 1 बार। तो इससे गुणनखंड कितने आ गए भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि 2 की 2 बार गुणा हो रही। तो 2 की घात 2 गुणा
3 गुणा 13। तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है 5005 के कितने भाज्य गुणनखंड है? तो 5005 के भाज्य गुणनखंड बताने हैं हमें। तो पहले गुणनखंड करेंगे इसके। तो 5005 किससे डिवाइड होगा? पहले 5 से, 5 एकम 5। फिर ये कितने से डिवाइड हो जाएगा? फिर ये डिवाइड हो जाएगा कितने से? 7 से। 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 7 तिया 21। फिर ये हो जाएगा 11 से डिवाइड। 11 एकम 11 और 11 तिये 33 और फिर ये 13 से, 13 एकम 13। तो कितने गुणनखंड आ गए? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड आ गए। का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। 196 के गुणनखंड की घातों का योग बताना है। तो 196 के पहले हम गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 9 18 और 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 49। फिर 7 से होगा, 7 7 49 और फिर 7 से एक बार। तो गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, नहीं 2 गुणा 2 7 गुणा 7 गुणा 7। 2 की 2 बार गुणा हो रही तो 2 की घात 2। 7 की 2 बार गुणा हो रही तो 7 की घात 2। घातों का योग पूछा तो 2 + 2 बराबर कितना आ गया? 4। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर अगला प्रश्न है 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। तो अब की बार 144 के बताने। तो 144 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से तो 2 तिया 6, 2 6 12। फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 8 16। फिर 2 से 2 9 18। फिर 3 से 3 तिया 9। फिर 3 से 1। तो कितना आ गया? गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 की कितनी बार गुणा हो रही? 4 बार। तो 2 की घात हो जाएगी 4। 3 की 2 बार गुणा हो रही तो 3 की घात हो जाएगी 2। और घातों का योग पूछा है तो 4 + 2 बराबर कितना आ गया? 6। तो 144 के गुणनखंडों की घातों का योग कितना आ गया? 6 आ गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है दिए गए वृक्ष में x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ये वृक्ष बना रखा है, इसमें 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे 2 है। तो पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान कैसा आएगा? इन दोनों ही गुणा कर देंगे। तो 5 7 35। तो x बराबर है कितना आ गया? 35। तो यहाँ आ गया 35। फिर इन दोनों गुणा कर देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणा 35 बराबर कितना? 70। और हमें अनुपात बताना है x अनुपात y। तो x का मान कितना आया था? 35। y का मान कितना आया था? 70। तो 35 कम 35, 35 दूनी 70। तो आ जाएगा 1:2। कितना आ जाएगा? 1:2। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है दिए गए वृक्ष में x तथा खाली स्थान का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान बताना है और एक खाली स्थान का मान बताना है। तो इसमें जो वृक्ष दिया गया है वो क्या वृक्ष बनाया गया है? वो ये बनाया गया है। एक तो ये खाली स्थान है यहाँ पे, फिर ये नीचे दे दिया कितना? 2 और 3। ठीक। फिर यहाँ पे बना रखा है इन्होंने, जो यहाँ है और यहाँ है। फिर यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे बना रखा है। यहाँ क्या दिया इन्होंने? x दिया है।
यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी कितना है 5 है। तो पहले खाली स्थान में कितना आ जाएगा, इसमें 2 तिया 6, यहाँ आ गया 6, 5 छंग यहाँ आ जाएगा 30 और 30 पंजे 150, तो यहाँ कितना आ जाएगा 150। यहाँ था x, तो यहाँ पे आ गया पहले खाली स्थान में आ गया 6, दूसरे खाली स्थान में आ गया 30, ऊपर यहाँ पे था x की वैल्यू आ गई 150। तो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है 6, 30, 50 कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में, यानी पहले में ही है। तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला प्रश्न है 2 लगातार संख्याओं का में से होता है। 2 लगातार संख्याएं, लगातार संख्याएं क्या होती हैं, 2 लगातार संख्याओं का में से। तो 2 लगातार संख्याएं वो होती है जो एक के बाद एक आती है, जैसे 1, 2, या हमने ले लिया कितना 5 और 6, ये लगातार संख्याएं हैं। ये हमने ले लिया 7 और 8, ये लगातार संख्याएं हैं। तो देखो लगातार संख्याओं में क्या कॉमन है 1, इन दोनों में क्या कॉमन है 1, इन दोनों में क्या कॉमन है 1। तो 2 लगातार संख्याओं का में से जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 2 क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। 2 क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जो एक के बाद एक आती है उन्हें बोलते हैं क्रमागत। जैसे 2 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी 4, 4 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी 6, 6 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी 8। तो ये संख्याएं जो है क्रमागत है। 2 क्रमागत सम संख्याओं का में से क्या होता है ये पूछा है। तो अगर हम 2 क्रमागत सम संख्या 2 और 4 ले लें तो 2 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 1, 4 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणा 2। तो दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है। तो एचसीएफ कितना आ गया, यानी कि में से कितना आ गया 2। तो 2 क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 2 होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका में से क्या होगा। तो देखो अगर 2 अभाज्य संख्याएं दी जाएं, जैसे एक अभाज्य संख्या p दी है और एक अभाज्य संख्या q दी है, तो जो अभाज्य संख्या होती है वो या तो अपने आप से कटती है या 1 से कटती है। जैसे p है अभाज्य संख्या, या तो ये 1 से कटेगी या ये p से कटेगी। ऐसे ही जो q है, q भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये या तो 1 से कटेगी या q से कटेगी। और जो संख्या जिन जिन संख्याओं से कटती है वे उसके क्या होता है गुणनखंड। तो p के गुणनखंड क्या आ गए 1 और p आ गया, q के गुणनखंड क्या आ गए 1 और q आ गया। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक कॉमन है, और जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो p और q का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।